हेलो एवरीवन, दिस इज AK सिन्हा और आप देख रहे हैं बायोलॉजी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो साथियों, बायोलॉजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप मिस कर दें। तो देखिएगा, आज जो हमारा चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यनीतियां स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं जिससे क्या होने वाला है, तो फूड का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, बूस्ट अप होगा, यानी कि उसमें इनहेंसमेंट आएगी, यानी कि उसमें वृद्धि होगी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। और हाँ, इस चैप्टर को शुरू से अंत तक आप डिस्कस करते रहेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ कि आप शुरू से अंत तक प्रत्येक वीडियो को देखेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर पूरा अपना 100% प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत ना हो। तो बच्चों, आपको भी प्रयास करना है कि आप अच्छी तरह क्या करें, इसे समझें, दिमाग को कंसंट्रेट करके इसको देखें, ठीक है। क्योंकि बच्चों ध्यान देंगे, ये जो चैप्टर है आपकी 12th क्लास बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाए चाहे सब्जेक्टिव पूछ लिए जाए। तो बच्चों, अगर आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। यहां पर हम आपका जो कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर करेंगे, वो भी बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, यानी कि बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आपको फिर से इसको रिवाइज नहीं करना पड़े। आपको वीडियो की स्ट्रीमिंग के या कहे तो वीडियो के दौरान ही आपका क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको याद हो जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और 1 सेकेंड सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। आप समझने का प्रयास करेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री आखिर होता क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो कहें तो यह विज्ञान का ही एक शाखा है, या कह सकते हैं यह एग्रीकल्चर जो साइंस है, कृषि विज्ञान है, उसी का एक शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पालतू जानवरों के भोजन, आवास, प्रजनन और स्वास्थ्य के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो बच्चों यहाँ पे इसको अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एनिमल हस्बेंड्री क्या है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक और बात सुनिए, इसको तो डिफिनेशन बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास करेंगे कि जो मनुष्य है वह आज से नहीं, प्राचीन काल से ही क्या कर रहा है, तो अपने भोजन के लिए जंतुओं और पौधों पर निर्भर करता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वो प्राचीन काल से ही क्या करते आ रहे हैं कि पौधों और जंतुओं का प्रयोग अपने भोजन में करते आ रहे हैं। अब ऐसा होता है जैसे कि आदि मानव का आपने नाम सुना होगा, तो आदि मानव करते क्या थे कि उनको कोई जानवर मिलता था उसका शिकार कर लेते थे और पेड़ पौधों से क्या करते थे, फल मूल इत्यादि क्या करते, उसको खाते थे। अब कभी कभी ऐसा होता था कि कोई शिकार ही नहीं मिला, एक एक पॉइंट को समझिए, कोई शिकार ही नहीं मिला तो उस दिन तो उनको भूखा रहना पड़ा। इसलिए उनके दिमाग में एक बात है कि हम क्या करते हैं, इन जानवरों को पालना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, जानवरों को पालना शुरू करेंगे, जब शिकार नहीं मिलेंगे तब इनका हम उपयोग करेंगे। तो उन्होंने पालना शुरू किया, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, देखिए बेसिक सी बात है, आपको पूरा समझ में आ रही होगी कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक बात चल रही कि जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे अपने देश की जनसंख्या बोले या किसी और देश की जनसंख्या बोले, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इतनी जो बड़ी जनसंख्या है इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर देसी तरीके से या एकदम पहले सिंपल तरीके से अगर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, तो इतनी जनसंख्या का तो भोजन नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों, इतनी जनसंख्या को भोजन देने के लिए क्या करना होगा, तो इतनी जनसंख्या को भोजन देने के लिए हमें जो है प्रोडक्शन में बढ़ावा करना होगा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी करनी होगी, उसमें इन्हेंसमेंट करनी होगी और बहुत सारे स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा ताकि इन्हेंसमेंट हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री को, कि आखिर एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, समझिए। देखिएगा, आप इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, विज्ञान की वैसी शाखा
विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम ध्यान देंगे बच्चों, क्या करते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम पालतू जानवरों के भोजन, आवास, प्रजनन एवं स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री है क्या है, तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम जो पालतू जानवर हैं उनके आवास, भोजन, प्रजनन और स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है, ये था आसान सा डिफिनीशन। अब बात यहां पे रहा जो पालतू जानवर है, तो ध्यान देंगे बच्चों, जो पालतू जानवर है ना उनको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक कहते हैं। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं पशुधन, पशुधन कहते हैं। अब ये पशुधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, ये क्या कहते हैं घोड़ा हो गया। ये क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से इनका महत्व है। ठीक है, चाहे वो लेबर की तरह कार्य करें, चाहे हमें भोजन प्रदान करें, यानी कहीं ना कहीं इन सब का क्या होता है? महत्व है। ठीक है, तो लाइव स्टॉक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पशुधन के अंतर्गत आप क्या आ सकते हैं? गाय, बकरी, भैंस और सुअर भी आ जाएगा। फिर यहां पे वो लिख सकते हैं भेड़ इत्यादि। ये क्या कहलाते हैं? तो ये हम लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझेंगे। यहां पर एक पॉइंट आ रही है कि जो लाइव स्टॉक है उनका जो 75% है भारत और चीन मिलाकर के, उसको हम देखते हैं। देखिएगा, देखिए अब हम लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं तो इंडिया प्लस चाइना, इंडिया प्लस चाइना, यहां पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं और चाइना की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, इंडिया प्लस चाइना में जो टोटल लाइव स्टॉक है कितने परसेंट है? 75%। समझने का प्रयास करेंगे इस पॉइंट को, एनसीईआरटी का पॉइंट है। यानी कि अगर लाइव स्टॉक की मात्रा की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, तो इंडिया और चाइना में मिलाकर के कितने? 75% है। बट यहां पे क्या है? जो प्रोडक्टिविटी है, जो वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्टिविटी है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना? मात्र 25%। समझने का प्रयास करेंगे। 75% इंडिया और चाइना में लाइव स्टॉक यानी कि मवेशी पालतू जानवर हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन कितना है मात्र प्रोडक्टिविटी में? तो 25%, जो कि क्या है? बहुत ही नीचे है। कहने का मतलब बहुत ही कम है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, आप इस नोट डाउन करेंगे कि इंडिया और चाइना में जो लाइव स्टॉक है 75% जो लाइव स्टॉक है इंडिया और चाइना में है, और उनका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही कम है, यानी कि कितना है? 25% है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके क्या रोल हैं, आखिर ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, या इनका आखिर महत्व क्या है, आप समझने का प्रयास करेंगे। कि देखिए एनिमल हस्बेंड्री से हमें क्या क्या मिलता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का पहला रोल क्या है, तो ध्यान देंगे एनिमल हस्बेंड्री से डेयरी प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। अब बोलेंगे डेयरी प्रोडक्ट, तो बच्चों ध्यान देंगे डेयरी प्रोडक्ट कहने का मतलब हुआ कि दूध के प्रोडक्ट, यानी कि दूध मिलेगा और दूध से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उनको हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट में देखिए
कर्ड बनेगा, फिर चीज हो गया, कर्ड हो गया, चीज हो गया, ये सभी के सभी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। क्लियर। अब देखिएगा मीट और एग, और ये मिल्क भी हो जाएगा। देखिएगा मिल्क से ही तो बनता है, और ये मिल्क देने वाले जो जानवर है कौन कौन से हैं, तो गाय और बाबलो भैंस, गाय भैंस बकरी हो सकती है बच्चे, बकरी, ओके, इत्यादि। ऊंट का भी दूध निकाला जाता है, तो गाय भैंस बकरी इत्यादि क्या है, तो इनसे अब डेयरी प्रोडक्ट यानी कि कर्ड मिल्क, मिल्क से कर्ड बनेगा, चीज भी बनेगा। ठीक है। अब यहां पे रहा मीट और एग्स। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हेन, हेन है ना, इसका प्रयोग हम इसको जो पालते हैं, एक्चुअली इनके पालने की प्रक्रिया को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे कि मुर्गियां हैं, इन सब में क्या मिलता है, तो अंडे मिलते हैं, और साथ ही साथ हम इनके मांस का भी यूज करते हैं। तब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हेन से क्या मिलेगा आपको, मीट और एग दोनों मिलता है। अब देखिए लैंड मैनेजमेंट, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि देखिएगा जो ग्रेजिंग यानी कि घास चरने वाले जीव है ना, वो क्या करते क्या है कि जो घास होता है उसको खा जाते हैं, और जब घास खा जाते हैं तो मिट्टी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो समझिए घास खाने वाले यानी कि ग्रेजिंग एनिमल, घास खाने वाले जंतु घास को खाकर खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। समझने का प्रयास करिए। आप यहां पे देख पा रहे हो ना कि यहां पे जो है, जो जानवर आपको दिख रहे हैं, यहां पे समझिए, जो यहां पर जानवर दिख रहे हैं वो कर क्या रहे हैं कि यहां पर जो ये पौधे लगे हुए हैं घास है उनको खा रहे हैं। अब जब क्या करेंगे, घास को खाएंगे, तो जैसे मान लो हमने कोई फसल लगाया, ठीक है, फसल के अंदर कुछ घासें हैं, तो बहुत सारे ऐसे जानवर थोड़ा सा समझदार होते हैं, वह फसल को नहीं खाएंगे, अगल बगल के जो घास होंगे उनको खा जाते हैं। बट यहाँ पे देखिएगा पूरे यहाँ पे लैंड मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो मान लेते हैं पूरा एरिया है और उसमें घास निकल गए हैं, तब क्या होगा कि जानवर जाएंगे और उन घासों को खा जाएंगे, जिससे क्या होगा, वह घास साफ हो जाएगा। ठीक है, नष्ट कर देते हैं। और भूमि, घास नहीं बच्चों, घास, घास रहित हो जाता है। ठीक है, ओके। अब रहा फाइबर्स, तो ध्यान देंगे जैसे कि सीप हो गया, ठीक है, क्या बच्चों, सीप हो गया, सीप के जो हेयर्स होते हैं, समझिएगा, सीप के जो हेयर्स होते हैं उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, ऊल यानी ऊन बनाने में, या थ्रेड धागा बनाने में करते हैं। तो हम करते क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भेड़िया है, ठीक है, भेड़िया है, इसके बालों को काटा जा रहा है और काट करके इसको धुला जा रहा है, और साथ ही साथ इसको कर्डलिंग मतलब उसको, उसके जो रेसे हैं उनको अलग अलग किया जा रहा है, और फिर यहाँ पे स्पिनिंग यानी कहने का मतलब कि उनसे हम लोग तैयार कर रहे हैं ऊन या धागा। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री से आपको क्या होता है, तो यहाँ पे हमको फाइबर की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा लेबर, समझने का प्रयास करेंगे, लेबर यानी कि परिश्रम। ठीक है, अब परिश्रम कौन करता है, देखिए परिश्रम कौन करेंगे, तो समझिएगा, जैसे कि बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी इत्यादि। समझिए, गाय, घोड़ा, ऊंट, हाथी, यहां पे आप गधा भी कर सकते हैं। ठीक है, गधा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते क्या है, इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, लेबर कैसे प्राप्त हो, समझिएगा, बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी और गधा। जैसे देखिए पहले होता था ना कि यहाँ अभी तक जो आपके सड़क पर दिखाई देते बहुत सारे गाड़ियां, पहले ऐसी गाड़ियां नहीं होती थी, मतलब इतना नहीं होता था, गाड़ियां तो थी बट इतना नहीं था। उस वक्त लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, तो लोग जाने के लिए क्या करते थे, या तो बैलगाड़ी, क्या करता था बच्चों,
बैलगाड़ी का सहारा लेते थे या टांगा का, ठीक है, जिससे वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो टांगा कौन चलाता था, घोड़ा, अब बैलगाड़ी बैल। अब देखिएगा, अगर जैसे कि रेगिस्तान हो गया ना, उसमें चलने के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है ऊंट, यानी कि हम इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि जो ऊंट होते हैं इसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तब ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मतलब कि ये परिश्रम यानी कि लेबर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, अब बात रहा यहां पे फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स, तो बच्चों ये जो जानवर होंगे क्या करेंगे, गोबर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गोबर करेंगे, और गोबर से क्या बनेगा, फर्टिलाइजर्स, यानी कह सकते हैं इनका अपशिष्ट से फर्टिलाइजर बनाया जाता है। किनका अपशिष्ट, एनिमल्स, जानवर, लाइव स्टॉक, इनके अपशिष्ट से फर्टिलाइजर बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, इनका अपशिष्ट हम क्या बना लेंगे, फर्टिलाइजर बना लेंगे। और साथ में समझिएगा, इनके ब्लड और बोन, इनके यानी कि जो एनिमल्स है उनके ब्लड और बोन का प्रयोग भी हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के निर्माण में करते हैं, फर्टिलाइजर के निर्माण में भी करते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि कौन कैसे क्या वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने जो शॉर्ट में लिखा आप उतना ही समझिए, इसको पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लिए तो छोटे वर्ड में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, केवल बुलेट पॉइंट से लिख देंगे कि एनिमल हस्बेंड्री से क्या क्या फायदे हैं या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसे डिस्कस भी कर सकते हैं या केवल इसे पॉइंट आउट कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो बच्चों ध्यान देंगे, अब यहां पर जो बात है वह है मैनेजमेंट, प्रबंधन की बात चल रही है। समझिएगा, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। ठीक है, यानी कि यहां पर किसको मैनेजमेंट करना है, किसका प्रबंधन करना है, तो बच्चों इस यहां पर जो प्रबंधन करना है हमें एनिमल्स की करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ हम फार्म की भी मैनेजमेंट करनी है। थोड़ा समझिए कि आखिर ये मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, आप क्या करते हैं, तो मैनेजमेंट जैसे कि मान लेते हैं आपका घर है, तो आप वहां पर मैनेजमेंट करते हैं। आपके घर के बहुत सारे सदस्य हैं, मान लेते किसी को बीमार हुआ तो दवा का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, किसी को भोजन की आवश्यकता है तो भोजन का क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। रहने के लिए जगह मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि आवास मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है, आप समझिएगा। मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज अ आर्ट एंड साइंस। बच्चों मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बस क्या है, तो यह आर्ट है और साइंस यानी कि कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। कोई पूछे कि बताइए मैनेजमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक कला है, एक विज्ञान है, या कह सकते हैं कि यह कला और विज्ञान का सम्मिलित रूप है, जिसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, मटेरियल्स हैं, लेबर हैं, प्रोसेसेस हैं का यूज कर करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और उन प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखिएगा, मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान का एक सम्मिलित रूप है जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, प्रक्रियाएं, पदार्थ और मेहनत शामिल है। यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की क्या फैसिलिटीज हैं, प्रोसेस हैं, मटेरियल्स है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, तो इसमें लेबर भी है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और उसे बाजार में लाया जाता है। ठीक है, ओके, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, बहुत सारी गाय हैं, इन्होंने क्या किया, दूध दिया। समझिएगा, इन्होंने दिया दूध। अब दूध को क्या किया जाएगा, तो दूध को लाया जाएगा। देखिए दूध को हम लोग क्या करेंगे, पाश्चुरीकृत करेंगे। ठीक है, पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकृत करेंगे। इसको हमने भर दिया, मान लेते हैं पैकेट में हो गया मिल्क, इसको हमने पॉकेट में भर दिया और इसको हम कहां ला दिए, बाजार में ला दिए। ठीक है, तो यह है मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही है कि दूध को दूध मिला तो हमने उसको पाश्चराइज किया, पॉकेट में बंद किया, मार्केट में लाया।
यानी कि मटेरियल से प्रोसेस हुआ, फिर मार्केट में प्रोडक्ट लाया गया। ठीक है, अब देखिए, आप समझिए यहां पे द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंबाइनिंग आइडियाज, फैसिलिटीज, प्रोसेस, मटेरियल्स एंड लेबर। यानी कि ये मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस है, कंबाइंड रूप है, जिसमें क्या होता है कि बहुत बड़े मटेरियल शामिल होते हैं, फैसिलिटीज शामिल होते हैं, प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और साथ साथ मेहनत भी शामिल होता है। ठीक है, ये है मैनेजमेंट का डेफिनेशन, या मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, उसका ये प्रोसेस है। ठीक है, ओके, अब देखिएगा अब यहां पर हमें मैनेजमेंट करनी है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे कि आखिर डेयरी होता क्या है। समझिए, डेयरी का मतलब क्या होता है। डेयरी का मतलब होता है मिल्क। क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट। बट यहां पे बात चल रही है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, यानी कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, तो दूध देने वाले जंतुओं के आवास, प्रजनन, उनके स्वास्थ्य और साथ ही साथ उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो उसी को हम क्या करते हैं बच्चों, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। तो चलिए हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा कि डेयरी फार्म क्या होता है। तो डेयरी फार्म जंतुओं का मैनेजमेंट है। डेयरी फार्म एक प्रकार से दूध देने वाले जंतुओं का, दूध देने वाले जंतुओं का प्रबंधन है। क्या बच्चों, दूध देने वाले जंतुओं का प्रबंधन है। ठीक है, जिसमें उनके भोजन, आवास, प्रजनन, स्वास्थ्य तथा साथ ही साथ उनसे प्राप्त प्रोडक्ट के स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट को शामिल किया गया है, किया गया। तो बच्चों यहां पर डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है, तो समझिएगा कि डेयरी फार्म एक प्रकार से दूध देने वाले जंतुओं का प्रबंधन है, जिसमें हम उनके भोजन, आवास, प्रजनन, स्वास्थ्य तथा साथ ही साथ उनसे प्राप्त प्रोडक्ट के स्टोरेज मैनेजमेंट को शामिल करते हैं। ठीक है, ये है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ओके जी, आप थोड़ा सा एक बात ध्यान देंगे कि हम अगर बात करते हैं ना, तो हमारे भारत में लगभग गाय और भैंसों की कुल प्रजातियां 32 हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट ए भी नोट कर सकते हैं कि इंडिया में गाय और भैंसों की कुल प्रजातियां 32 हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इंडिया में अगर गाय और भैंस की प्रजातियों की बात करते हैं तो कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है, तो 32 है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे गाय और भैंस के एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे गाय, तो सबसे पहले आप जानिए काऊ यानी कि गाय। ठीक है,
इसे गौ भी कहा जाता है, गौ माता, ठीक है। हाँ, इनकी पूजा भी की जाती है। ओके, अब समझिएगा। अब ये जो गाय है इसका एक साइंटिफिक नेम भी होता है, साइंटिफिक नेम भी होता है। अब इनका साइंटिफिक नेम क्या है समझिए। गाय का जो साइंटिफिक नेम है वह है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस है जी, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम क्या हुआ, बॉस इंडिकस है। अब यहां पर समझिए, अगर हम देसी गायों के प्रजाति की बात करें ना, तो देसी गायों की जो प्रजातियां हैं आपके सामने हैं, जैसे कि देखिएगा, साहिवाल है, क्या है बच्चों, साहिवाल है, फिर रेड सिंधी है, फिर गिर है, थरपाकर है और हरियाणवी है। ये क्या है, गाय के कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। क्या है बच्चों, प्रमुख प्रजातियां, गाय की क्या है, प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। अब इन्हीं प्रजातियों से उन्नत किस्म के, देखिएगा समझिएगा बात को, अगर मानते हैं कि ये जो गाय जो देसी गाय है उनकी जो प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या अत्यधिक है, तो उनके लिए हमें अत्यधिक दूध की उत्पादन करना होगा। अत्यधिक दूध उत्पादन करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी, ताकि जानवरों में हम क्या करना होगा, तो बायोटेक या साइंस को अपना करके हमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी, ताकि वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध दे सके, ठीक है। तो उसी की हम बात करेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहां पर हम उन्नत नस्ल को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उन्नत नस्ल, जैसे कि क्या होता है कि उन्नत नस्ल को हम क्या करते हैं, जैसे कि जो एक्सोटिक स्पीसीज है, समझिएगा, या ब्रीड है, ठीक है। अब कहने का मतलब यहां पे है कि विदेशी, ठीक है। अब देखिए, जो विदेशी ब्रीड है उसको करते क्या है कि देसी के साथ हम कर देते हैं क्रॉस, क्या कर देते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, और क्रॉस करके हम क्या करते हैं, हाइब्रिड तैयार करते हैं। और हाइब्रिड जो होता है उन्नत किस्म का होता है, ठीक है, उन्नत नस्ल होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गाय के जो उन्नत नस्ल है उसमें से है आपकी जर्सी, फिर है करन स्विस, फिर हॉल्स्टीन फ्रिसियन है, फिर करन फ्राइज है, और फ्रिसियन साहिवाल है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाए और इनमें से कोई भी नाम रहे, या ऐसे पूछे जाए कि बताइए गाय की उन्नत नस्ल कौन है, तो इसमें से कोई भी नाम रहे तो आप उसे टिक आउट कर देंगे। या पूछे जाए गाय के प्रमुख नस्ल कौन है, तो साहिवाल, रेड सिंधी, गिर थरपाकर या हरियाणवी भी है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन गाय की प्रजाति है, गाय की प्रजाति है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो आपके सामने दिख रहा है, आप इसे क्या करेंगे, इंपोर्टेंट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इंपोर्टेंट करेंगे। ऊपर वाले भी इंपोर्टेंट है और नीचे वाला भी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैंस की। तो बच्चों जिस प्रकार जो गाय थी उसका भी साइंटिफिक नेम था बॉस इंडिकस, तो भैंस का भी एक साइंटिफिक नेम है। अब भैंस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो देखिए, भैंस का जो साइंटिफिक नेम है बॉस बुबेलिस, बॉस बुबेलिस, यानी कि आप याद रखेंगे भैंस का साइंटिफिक नेम है बॉस बुबेलिस, ठीक है। अब समझिए, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स इंपोर्टेंट बिंदुएं दी गई, जैसे कि भारत के सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति है मुर्रा, ठीक है। कुछ यहाँ पर डाटा भी दिए गए हैं, डाटा क्या होता है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो भारत में पाए जाने वाली जो भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली प्रजाति है उसका नाम है मुर्रा, जो अपने देखिएगा दूध स्राव काल, यानी कि दूध स्राव काल कहने का मतलब लेक्टेशन पीरियड में, लेक्टेशन पीरियड में। अब बोलेंगे सर ये लेक्टेशन पीरियड होता क्या है, समझिए, मानते भैंस है, भैंस है, इसने बच्चा दिया, क्या किया, इसने बच्चा दिया, तो उस वक्त से लेकर के जब तक क्या करते हैं दूध देते हैं उनको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो यानी कि कहा जा रहा है इनका जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें कितने, तो 2000 लीटर, हाँ जी बिल्कुल, कितने, 2000 लीटर दूध देती है, कितने, 2000 लीटर अपने पूरे दूध स्राव काल में। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो भारत में भैंस की प्रमुख प्रजाति जैसे कि नागपुरी है, सुरती है, नीली रवि है, महसाना है और जफराबादी है। यहाँ पर
भैंस की प्रजाति है। और यहाँ पे बच्चों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागपुरी, सुरती, नीली रवि, मेहसाना और जफराबादी। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे नजर डालते हैं और देखते हैं कि भारत की भैंसों की प्रमुख देसी नस्लें कौन कौन सी हैं। आपके सामने है देसी नस्लें कौन कौन सी हैं, समझिएगा। नस्लों की बात कर, जैसे कि मुर्रा, फिर यहाँ पे मेहसाना, फिर ये सुरती। तो देखिएगा मुर्रा हरियाणा और पंजाब में पाई जाती हैं और इनका जो दुग्ध स्राव का जो काल है उसमें क्या कर सकते हैं, ये 1800 से लेकर के 2500 लीटर तक दूध दे सकते हैं। और इनमें जो दूध होता है उसमें फैट की मात्रा होती है 7%। अब देखिए जो मेहसाना है, गुजरात के मेहसाना जिला में पाई जाती हैं और ये 1200 से लेके 2500 क्या कर सकते हैं लीटर अपने दूध स्राव काल में दूध दे सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों इनमें जो फैट की मात्रा है वह है 6 से लेकर के 7%। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। सुरती गुजरात की बड़ोदरा जिला में होती है और हाँ ये 1600 लेकर के 1800 लीटर तक दूध दे सकती हैं और इनमें जो फैट की मात्रा होती है 8 से लेकर के 12 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि सुरती में क्या होता है, फैट, इसका दूध होता है उसमें फैट ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा भैंस के बारे में और गाय के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, याद रखेंगे इसे। चाहे हमने गाय के नस्ल की बात की हो, चाहे हम भैंस के नस्ल की बात की हो, उनके नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे 100%। ओके, आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। अब देखिएगा, अब बात रहा, हमने तो गाय भैंस की बात कर ली। अब बात रहा कि अब हम क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, डेयरी जो फार्म मैनेजमेंट है उनमें ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो आप समझिएगा। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, 2 नंबर में फीडिंग, 3 नंबर में हाउसिंग, 4 नंबर में ब्रीडिंग और जो 5 नंबर में है मेडिकल हेल्थ केयर। मेडिकल हेल्थ केयर। तो बच्चों यहाँ पे मुख्य रूप से 5 जो बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्रीड का, किसकी बात करेंगे बच्चों, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड की बात करते हैं। तो समझिए, जो प्रोडक्टिविटी है वह नस्ल पर निर्भर करता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि देखिए समझिए, जो गाय या भैंस की देसी नस्लें हैं उनका जो दूध उत्पादन है बहुत ही कम है विदेशियों की तुलना में। तो विदेशियों का जो नस्ल है, विदेशी नस्ल है, उनका दूध उत्पादन की क्षमता क्या है, बहुत अधिक है। तो समझिएगा कि अगर मान लेते हैं आप डेयरी फार्म, यानी कि आप कोई फार्म ओपन किए हैं जिसमें जैसे कि गौशाला है, ठीक है, गौशाला आपने बनाया, तो गौशाला में हम किसी प्रकार के गाय को नहीं भर देंगे, हम वहां पर सेलेक्ट करेंगे ब्रीड का, सेलेक्ट करेंगे उस गाय को जिसका प्रोडक्टिविटी क्या हो, अधिक हो। अब मान लीजिए हमने क्या किया, वैसे ही गाय को सिलेक्ट कर लिया जिसका दूध क्या है, उत्पादन बहुत कम है, तो उससे फायदे क्या होंगे, कोई फायदे नहीं होंगे क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक है और प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे वैसे किस्म का चुनाव करते हैं, वैसे ब्रीड का चुनाव करते हैं जो कि क्या कर सके, अधिक मात्रा में दूध दे सके। तो समझिए सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, तो हमें वैसे नस्ल का चुनाव करना है, चुनाव करना चाहिए, करना चाहिए जिनकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी, मिल्क
प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि क्षमता, मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी अधिक हो, ठीक है बच्चों। तो हमें कैसे ब्रीड को सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे नस्ल को सिलेक्ट करना चाहिए, तो हमें वैसे नस्ल को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो, अधिक हो। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, तो उन्नत नस्ल के, उन्नत नस्ल का चुनाव करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। क्लियर है? ओके। अब बात रहा, हमने तो सेलेक्ट ब्रीड की सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रीड का सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं हम फीडिंग। ओके, समझिएगा। अब फीडिंग का मतलब क्या, यानी कि देखिएगा, अब जानवर है, आप उसे ऐसा भोजन देंगे जिनके अंदर उचित मात्रा में पोषक तत्व है ही नहीं। जब उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो कहां से दूध देंगी, उनकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि गाय अब भैंसे हैं वो क्या करें, अधिक मात्रा में दूध दें, तो ये जरूरी है कि उन्हें हम वैसे पोषक आहार दें, वैसे चारा दें जिनसे क्या हो, या जिनमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि वैसे चारा या भोजन, भोजन देना चाहिए, देना चाहिए जिसमें भरपूर पोषक तत्व उपस्थित हो। ठीक है बच्चों, तो हमें कैसे भोजन या चारा देना चाहिए, हमें वैसे भोजन या चारा देना चाहिए जिनमें क्या हो, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित हो। क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं तब तक दूध देंगे कैसे, इसलिए हमें क्या करना होगा, तो उन्हें वैसे भोजन देने होंगे जो कि संतुलित हो, ठीक है, या जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हो। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट की हाउसिंग। समझिएगा। ओके, प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर है, ठीक है, ऐसा सेड है। अब क्या होगा कि यहां पर क्या होना चाहिए, तो प्रकाश, उचित मात्रा में क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। और समझिएगा, जो नीचे है ना, यहां पर घास या पुआल को बिछा देना चाहिए, पुआल को बिछा देना चाहिए, ताकि क्या हो, जैसे कि मान लेते हैं ये उनका नाद हो गया, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पे ये मवेशी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे खा रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, तो ये यहाँ पे खा रहा है। अब क्या होता है कि वो खा रहे हैं, अब ये जब गोबर करते हैं तो क्या होता है, जो गोबर है वो कहाँ जाता है, नीचे गिरता है। अब नीचे गिरता है तो वहां पे हम अच्छे से पुआल इत्यादि बिछा देंगे कि गोबर उस पर गिरे, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके फायदे भी हैं, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे पूरी तरह बिछा देंगे। फिर यहाँ पे प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ जल की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो आप हाउसिंग में लिख सकते हैं कि आवास, शोरगुल, शोरगुल वाले जगह पे नहीं होना चाहिए, जगह से दूर होना चाहिए, से दूर होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हवादार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। तीसरी बात, उचित प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, उचित लाइट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि उपस्थित होना चाहिए, होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, उचित पानी होना चाहिए, उचित पानी, यानी कि भरपूर मात्रा में उचित पानी उपलब्ध होना चाहिए,
होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम हाउसिंग में क्या क्या बात ध्यान देंगे, तो आवास शोरगुल वाले जगह से दूर होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, उचित लाइट उपस्थित होना चाहिए और साथ साथ वहां पर उचित मात्रा में पानी भी उपस्थित होना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि जो नीचे वाला सरफेस हो उस पर आप क्या करेंगे, घास या पुआल को बिछा देंगे। क्लियर है? ओके जी। तो ये था हाउसिंग। हमने देखा सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, फिर हमने देखा फूड यानी कि फीडिंग कैसे करेंगे, फिर हमने देखा हाउसिंग कैसे करेंगे। अब देखिए हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो समझिएगा बच्चों, अब हेल्थ केयर में क्या होगा, तो समय समय पर उन्हें चेकअप कराते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए। आप समझने का प्रयास करेंगे, समय समय पर हमें चेकअप क्यों कराना चाहिए। फार्म के अंदर जो जंतु हैं, जैसे मानिए अगर हम चेकअप नहीं कराते हैं, अगर उन्हें कोई बीमारी है तो बीमारी फैल भी सकती है, या क्या हो सकता है उस बीमारी के कारण उस जंतु की मृत्यु भी हो सकती है, जिससे आपको ही हानि हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन्हें उचित समय पर क्या करना चाहिए, हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, और उसे अगर कोई बीमारी है तो उसको दवा देना चाहिए, कराना चाहिए, तथा बीमारी हो तो उचित इलाज कराना चाहिए। ठीक है, तो ये था हेल्थ केयर, ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहां पर जो अंतिम पॉइंट है वह है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट समझिएगा कि प्रोडक्ट का स्टोरेज हम कैसे करेंगे, यानी कि देखिएगा जंतुओं से प्राप्त दूध या उनके प्रोडक्ट का उचित मैनेजमेंट करना चाहिए। उचित मैनेजमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, उचित मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे कि देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे आप यहाँ पे, यानी कि जैसे कि मिल्क है ना, अब ये जो मिल्क है क्या करेंगे, इसको हम पाश्चरीकरण करेंगे, पाश्चरीकरण कर देंगे। जब पाश्चरीकरण कर देंगे तो क्या होगा, ये जो पाश्चरीकृत दूध है, ठीक है, पाश्चरीकृत जो दूध है उसको हम कर देंगे पैकेट में, और पैकेट में रख करके आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रख करके आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम करते क्या है, तो उनके जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं या उनसे जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों आज के क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में, और साथ साथ हमने आपको गाय और भैंस के कुछ प्रजातियों के नाम बताए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ये जो क्लास है यहीं तक है, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर का जो पार्ट 2 आने वाला है, लेक्चर नंबर 2 आने वाला है, उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के बारे में। उसी में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एपीकल्चर, क्या होता है सेरिकल्चर, क्या होता है फिशरीज, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वंस अगेन, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन जरूर मिले। तो ठीक है बच्चों, एक और बात बता दें, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी कंटेंट है, पेड कंटेंट नहीं है, पूरी तरह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है, स्टडी करते रहना है। तो बच्चों आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है,
तो इस चैप्टर को अच्छे से क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए देखेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।